बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है आपका जो अध्ययन करा रहे हैं अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत, हम जो है अर्थशास्त्र को की दो किताबें आपके कोर्स में लगी हुई हैं। एक किताब है व्यष्टि अर्थशास्त्र की और दूसरी किताब है आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की। इससे पहले हम जो है अब तक आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में हम पढ़ा चुके हैं। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट करा चुके हैं और ये जो दूसरा चैप्टर है यह समष्टि अर्थशास्त्र का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ डाल भी दिया है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र का एक चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं और दूसरा चैप्टर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान देंगे। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी कि अगर हम शाब्दिक अर्थ में या सरल भाषा में इसको समझें तो ये है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, यानी कि लेखा जोखा कैसे तैयार किया जाता है। हम राष्ट्रीय आय का लेखांकन कैसे करते हैं, किस प्रकार हम राष्ट्रीय आय का लेखांकन करते हैं। तो चलिएगा, अब हम इस टॉपिक को जो है आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा, इसकी हम कुछ छुटपुट बातें आपको आज यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रीय आय पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिएगा, ध्यान दें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली, सबसे पहली बार सबसे पहली बार राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली, राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली सबसे पहली बार राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली साइमन कूजनेटस साइमन कूजनेटस ने सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की थी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो है इतनी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे चैप्टर से रिलेटेड बात है। राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन है उस प्रणाली की जो शुरुआत की थी और वह भी सिस्टेमेटिक ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से जो शुरुआत की थी, वह व्यक्ति था साइमन कूजनेटस। वह पहला व्यक्ति था जिसने जो है राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली की सुव्यवस्थित
ढंग से जो है उसको प्रस्तुत किया। किस तरीके से राष्ट्रीय आय सुव्यवस्थित ढंग से उसका लेखा जोखा तैयार होना चाहिए, यह अगर कोई प्रणाली सबसे पहले बताने का किसी ने प्रयास किया तो वह एकमात्र व्यक्ति था, साइमन ओजनेटस। चलिएगा, इसके बाद हम जो है, अभी हमने केवल टॉपिक के बारे में बात करी है, केवल हम जो चैप्टर है उसके बारे में एक बात बताने का प्रयास किया है। अब हम इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा, अब हम यहां ध्यान देते हैं कि आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन में एक उपभोक्ता का क्या उद्देश्य होता है। एक उपभोक्ता का उद्देश्य, एक उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन को पढ़ने से पूर्व इन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि एक उपभोक्ता का क्या उद्देश्य होता है। बताइए, आप भी एक उपभोक्ता हैं और आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार के चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं। बताइए, उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है। उपभोक्ता क्या चाहता है, वह अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। अर्थात वह अपने सीमित साधनों से, उसके पास साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, और उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। अतः वह अपने सीमित साधनों से, अपने सीमित साधनों का इस प्रकार उपयोग करना चाहता है कि उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो जाए, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो जाए। अर्थात वह सीमित साधनों से, सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए, ध्यान दें, ये भी मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये बात समझ के चलें कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन को समझने से पहले हमें एक उपभोक्ता का उद्देश्य पता होना चाहिए, एक उत्पादक का उद्देश्य पता होना चाहिए, सरकार का भी उद्देश्य पता होना चाहिए। इनके हमें सबसे पहले उद्देश्य का पता होना चाहिए। यदि हमें अपने उद्देश्य का पता नहीं है, या यदि मैं किसी एक व्यक्ति की बात करूं, तो एक व्यक्ति अपनी आय का लेखा जोखा क्यों रखे, उसका क्या उद्देश्य है। वह अपनी आय का लेखा जोखा इसलिए रखना चाहता है कि वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो यह एक व्यक्ति के लिए भी वही बात है और यह एक उद्योगपति के लिए भी वही बात है और यह एक सरकार के लिए भी वही बात है। तो हमें सबसे पहले इनके तीनों के उद्देश्य को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला हमने बताया, एक उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है, अपने सीमित साधनों से, उसके पास साधन कैसे हैं, सीमित हैं, अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना उसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, सर, एक फर्म का उद्देश्य या एक उद्योगपति का उद्देश्य, एक फर्म का उद्देश्य, एक फर्म का उद्देश्य, एक फर्म का क्या उद्देश्य होता है बताएंगे, समझ करके चलें। एक फर्म का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना, अर्थात हानि को कम से कम रखना। यदि हानि की स्थिति भी आ रही है तो कम से कम रखना, अर्थात अधिकतम लाभ कमाना, अर्थात अधिकतम लाभ कमाना।
एक फर्म का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। तो चलिएगा हम इसको एक एक पॉइंट करके बताते हैं। एक फर्म का उद्देश्य सबसे पहला होता है कि न्यूनतम लागत पर वो क्या चाहेगा, वह क्या चाहेगा, एक फर्म मालिक क्या चाहेगा कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की लागत न्यूनतम आए। उसकी लागत क्या आए, न्यूनतम आए। और जब लागत न्यूनतम आती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने में वह सफल हो जाए। अधिकतम उत्पादन वो क्या चाहता है, कोई भी फर्म का उद्देश्य क्या होता है कि वह न्यूनतम लागत, कम से कम लागत आए और अधिक से अधिक उत्पादन वो करने में सफल हो जाए। अब आप समझ गए होंगे कि जब वो अधिक उत्पादन करने में सफल हो रहा है तो ये तय है कि वह अपने उद्देश्य की तरफ जा रहा है, उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, वह अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो अधिकतम उत्पादन करने के बाद वह अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को वो की तरफ बढ़ जाएगा। और हानि की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, यदि हानि भी उसे होगी तो न्यूनतम हानि होगी, न्यूनतम हानि होगी। यदि किसी परिस्थिति में हानि होती भी है तो उसको कैसी हानि होगी बच्चों, न्यूनतम हानि होगी। तो हमने अब तक हम राष्ट्रीय लेखांकन की पद्धति को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले हमें जो है एक उपभोक्ता का उद्देश्य, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय लेखांकन पद्धति में एक उपभोक्ता भी सर्वोपरि होता है, एक फर्म या उद्योगपति भी सर्वोपरि होता है। तो देखिएगा जैसा कि हम जान गए हैं, एक उपभोक्ता का उद्देश्य है सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। एक फर्म का उद्देश्य है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जाए और अधिकतम उत्पादन करके वह अपने अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त कर ले। यदि किसी समय विशेष पर हानि की स्थिति भी उठानी पड़ जाए तो वह हानि इतनी बड़ी ना हो कि उद्योग नष्ट ही हो जाए या उद्योग बिल्कुल बंद कर देना पड़े। तो चलिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अभी सरकार के उद्देश्य पर भी जाना चाहेंगे। तो तीसरा पॉइंट है सरकार का उद्देश्य। तो बच्चों बताइए और समझिए, खुद समझिए, वर्तमान युग कैसा युग है, प्रजातांत्रिक युग है। वर्तमान सरकारें कैसी हैं, प्रजातांत्रिक सरकारें हैं। प्रजातांत्रिक सरकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण करना होता है। तो सरकार का उद्देश्य क्या होगा, जन कल्याण करना, जनता का कल्याण करना। तो सरकार किस उद्देश्य से काम करेगी, जन कल्याण को अधिकतम करने के उद्देश्य से काम करेगी। जन कल्याण को अधिकतम करने के उद्देश्य से सरकार काम करेगी। समझ में आ गया। अब मैं समझता हूं चैप्टर जो हमारा चल रहा है राष्ट्रीय आय के लेखांकन, यानी कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसका जवाब अब आपको मिल गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। हमने माना कि अर्थव्यवस्था में 3 लोग हैं, एक उपभोक्ता, एक फर्म और एक सरकार। चाहे आप इसका अवलोकन भी कर लीजिएगा। फर्म जो उत्पादन करती है उसको क्रय कौन करता है, अंतिम रूप से उपभोक्ता क्रय करता है। सरकार का क्या उद्देश्य होता है,
अधिकतम कल्याण प्राप्त करना, जनता को अधिक से अधिक कल्याण प्राप्त कराना सरकार का उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो लेखांकन कार्य किया जाता है उसे राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहते हैं। उसे राष्ट्रीय आय का क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। चलिएगा, अब ध्यान देने की जरूरत है इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए? एक उपभोक्ता के उद्देश्य, एक सरकार के उद्देश्य और एक फर्म का उद्देश्य। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिवार, फर्म और सरकार, परिवार, फर्म और सरकार, परिवार, फर्म और सरकार, यानी यहां परिवार का मतलब किस बात से लिया है? उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता, फर्म और सरकार, उपभोक्ता, फर्म और सरकार अपनी आय और व्यय का विवरण, अपनी आय और व्यय, ये तीनों, अपनी आय और व्यय का विवरण, अपनी आय और व्यय का विवरण या लेखा तैयार करते हैं। आय और व्यय का विवरण अर्थात लेखा तैयार करते हैं, जिसे राष्ट्रीय लेखांकन कहते हैं या राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। अभी हम जो इस समय चर्चा कर रहे हैं वह केवल टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। अभी केवल चैप्टर के शीर्षक को क्लियर किया जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन की आवश्यकता क्यों है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया क्यों जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये सब कुछ अब तक मैंने आपको बताया है। तो चलिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये सारी बातें मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर हुई हैं तो पुनः वीडियो देखें और तब उसके बाद क्लियर करें। तो चलिएगा, अब आप आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा का प्रादुर्भाव, यद्यपि हमने आपको सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली जो सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई थी उसका नाम हम बता चुके हैं, लेकिन यह भी आपको बताना जरूरी है कि ये प्रारंभ हुआ कब था, सबसे पहले प्रयास किया किन्होंने था। वो बात अलग है कि उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से नहीं किया, लेकिन सबसे पहले प्रयास किन्होंने किया था उनका नाम भी यहाँ पर आ जाना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय आय का लेखांकन की अवधारणा का प्रादुर्भाव 17वीं शताब्दी में हुआ। मतलब राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो प्रादुर्भाव हुआ, राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन का जो प्रादुर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव जो हुआ वो कब हुआ? 17वीं शताब्दी में हुआ। 17वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें किस किस का नाम आता है यह बात जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इंग्लैंड में सर विलियम पेटी, एक तो थे इंग्लैंड के जो है इंग्लैंड के सर विलियम पेटी, इंग्लैंड के सर विलियम पेटी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रादुर्भाव किया। और इसी में एक नाम और जुड़ता है, दूसरे थे फ्रांस के कौन थे? फ्रांस के थे बोइस गिलबर्ट। तो ये दोनों वह व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय लेखांकन का सबसे पहले प्रयास किया। यद्यपि यह प्रयास
अव्यवस्थित था, व्यवस्थित नहीं था। क्योंकि व्यवस्थित जो प्रयास किया था वह तो सबसे पहले जो व्यवस्थित प्रयास किया वह तो साइमन ऊजनेटस ही है। लेकिन जो राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रादुर्भाव सबसे पहले यदि कोई प्रयास किया है तो वो 17वीं शताब्दी में दो अर्थशास्त्रियों ने किया है। सबसे पहले इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे सर विलियम पेटी और फ्रांस के अर्थशास्त्री थे बोइस गिलबर्ट। बोइस गिलबर्ट ये दो अर्थशास्त्री थे। और उसके बाद सुव्यवस्थित ढंग से जो प्रयास किया है वह किया था साइमन ऊजनेटस ने। चलिएगा, इसके बाद जो है हम अब जैसा कि आप जानते हैं आज हम चूंकि राष्ट्रीय आय के लेखांकन की बात चल रही है तो हम सबसे पहले राष्ट्रीय आय के लेखांकन को ना समझते हुए सबसे पहले हमें समझना होगा कि राष्ट्रीय आय क्या है। आखिर राष्ट्रीय आय है क्या, हम किसे समझे राष्ट्रीय आय, ठीक है नहीं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक यहां पर शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय आय। चलिएगा, देखो ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय का अर्थ। सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है क्या है राष्ट्रीय आय। साधारण बोलचाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में किसी एक वर्ष में या एक वर्ष के दौरान किसी देश के नागरिकों द्वारा, एक वर्ष के दौरान किसी देश के नागरिकों द्वारा जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, एक वर्ष के दौरान किसी देश के नागरिकों द्वारा जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके कुल योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये सामान्य सी बात है। जैसे अब राष्ट्रीय आय से पहले मैं जरा सा आपको बहुत सरल चीज बता दूं जिससे आपको एकदम राष्ट्रीय आय समझ में आ जाएगी। जैसे एक वर्ष के दौरान एक परिवार के सदस्यों द्वारा जिन वस्तुओं और सेवाओं का योग पैदा किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? पारिवारिक आय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पारिवारिक आय कहेंगे। तो क्लियर होगी बात। जैसे पारिवारिक आय है ऐसे ही राष्ट्रीय आय। एक वर्ष के दौरान देश के नागरिकों द्वारा जिन वस्तुओं और सेवाओं का जो योग पैदा किया जाता है उसे हम